अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं डॉक्टर इरफान अली आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ। सामीन, डाउनी मिल्ड्यू अंगूर की बड़ी बीमारियों में से एक बीमारी है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इस बीमारी का ज़्यादातर हमला जो है वो पत्तों और गुच्छे के जो शाखें होती हैं साथ छोटी, जिनको क्लस्टर स्टेम्स कहते हैं, और इसके साथ साथ ये बीमारी जो है वो बेरीज़ पर यानी फल पर भी जो है वो हमलावर होती है, दोनों इसके ग्रोइंग सीज़न के दौरान भी और लेट सीज़न में भी। इस बीमारी का काजल ऑर्गेनिज़म या वजह बनने वाला जरसूमा जो है वो भी एक फंगस है जिसका नाम है प्लाज्मोपोरा विटिकोला। प्लाज्मोपारा विटिकोला एक फंगस है जो कि इस बीमारी की वजह बनती है। ये फंगस जो है ये सर्दियों में डॉर्मेंट कंडीशन में ख्वाबीदा हालत में मुख्तलिफ़ जगहों पर रहती है, जले हुए पत्तों पर, जले हुए फल पर, इसी तरह ज़मीन पर। और जूँ ही बहार स्टार्ट होती है और खोशे खिलने का, जो फूल खिलने का वक्त होता है, उससे 1-2 वीक पहले जो है वो अपनी ग्रोथ को शुरू करने का ये पूरा पूरा ताकत रखती है और उस वक्त उसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके जो स्पोर्स हैं वो लीव्स के ऊपर बनते हैं जी, और उसके बाद जो है वो हवा या पानी के ज़रिए, बारिश या किसी इसी तरह से और पानी के ज़रिए दूसरे पत्तों पर आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होते हैं। स्पोर बनने के जो हालात हैं या कंडीशंस हैं वो उस वक्त फेवरेबल होती हैं जब अमूमन टेम्परेचर कम हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। ये ऐसा अमूमन रात को होता है, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन काज करते हैं वो अमूमन रात को जो है वो बनते हैं। और फेवरेबल कंडीशन पर जो है ये 4-5 दिन में ये बीमारी जो है इसके कंप्लीट स्पोर्स बन के काफ़ी हद तक जो है वो फैल सकते हैं बाग के अंदर, अगर कंडीशन जो है वो फेवरेबल होती हैं। और उन फेवरेबल कंडीशन में टेम्परेचर जो है तकरीबन 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है, और हाई ह्यूमिडिटी यानी ज़्यादा नमी जो होगी वो इसके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। इन्फेक्शन जो है वो आपको 7 से 12 दिन के अंदर क्लियरली जो है वो विजिबल हो जाता है आफ्टर जो जब ये इसका अटैक स्टार्ट होता है। डाउनी मिल्ड्यू के केस में समय इस तरह से होता है कि पीले या किसी हद तक भूरे धब्बे जो है वो पौधे की ऊपर वाली सतह पर ज़ाहिर होते हैं, और अगर आप उसी जगह से लीफ को निचली तरफ से देखें तो रुई की तरह के धब्बे जो है वो आपको नज़र आएंगे, इसीलिए इसको रुएदार फंगस भी जो है वो कहते हैं। और अगर ये खोशे की तरफ आती है या फूलों की तरफ आती है तो आप इसी तरह की तकरीबन मिलती जुलती जो निशानियां हैं वो उनके ऊपर भी देखेंगे, और इसके साथ साथ जो छोटी बेरीज़ हैं वो ब्राउन हो जाती हैं अमूमन जब ये स्टार्ट ऑफ द सीज़न होता है, तो यानी ग्रोइंग सीज़न के दौरान। और ब्राउन होने के साथ साथ उनके ऊपर उसी तरह के सिम्टम जिस तरह मैंने पत्तों में बताई कि आपको रोईंदार से चीज़ें नज़र आएंगी, और उसके साथ साथ वो नरम भी होंगी यानी सॉफ्ट होंगी। अगर ये फूलों की सूरत में हमलावर होती है तो बेरी की सेटलमेंट में जो है वो इशू काज करती है, बेरी को सेटल नहीं होने देती, और अगर छोटी बेरीज़ पे आती है तो डेफिनेटली छोटी बेरीज़ को ये जल्दी गिरा देती है। और अगर ये फल के पकने के करीब ऐसी कंडीशंस आती हैं जो अमूमन कम होती हैं, क्योंकि उस वक्त टेम्परेचर अमूमन इतना ज़्यादा डाउन नहीं होता, तो उस सूरत में ये फिर बेरी को नरम नहीं होने देती, उस तरह से पकने नहीं देती जिस तरह की एक नॉर्मल बेरी जो है वो पक सके। बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में ये पूरे के पूरे आपके पौधे को जो है वो डिफोलिएट कर देती है, उसके पत्ते गिरा देती है, जिसकी वजह से पौधे की जो फल है उसकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है और वो प्रॉपर तरीके से पक भी नहीं पाता। अब हम आते हैं इसके तदारुक की तरफ कि इसको कैसे जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस देखते हैं, यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं कि कैनोपी मैनेजमेंट, जिस तरह से हम बार बार इस चीज़ पर जोर देते हैं कि कैनोपी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, ख़ासकर उसकी सर्दियों की और गर्मियों की जो प्रूनिंग है वो इस तरह की होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से एयर और लाइट पेनिट्रेट कर सके, और उसके साथ साथ जो है वो अगर बारिश होती है या इन केस ऑफ मॉर्निंग ड्यू यानी सुबह की जो शबनम होती है वो जल्दी से जल्दी वहाँ से खुश्क हो सके। तो ऐसी कंडीशन जो हैं वो इस बीमारी को फैलने से बहुत ज़्यादा रोकती हैं। इसके साथ साथ सामीन ये है कि डेफ़िनेटली बाज़ इलाकों में या बाज़ जगहों पे इतनी सारी कल्चरल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी नमी ज़्यादा होने की वजह से कुछ ना कुछ फंजीसाइड की ज़रूरत पड़ती है। उन फंजीसाइड्स के नाम जो है वो मैं आपको लिखवाता हूँ कि वो किस किस तरह से यूज़ हो सकती हैं। मैं फार्मूला आपको बोलूँगा, उसके साथ मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के हम नाम देखेंगे कि ये किस किस कंपनी में जो है ये फंजीसाइड अवेलेबल हैं, ताकि आप जो है अगर एक चीज़ किसी कंपनी की नहीं मिलती तो दूसरी चीज़ जो है वो उसको यूज़ किया जा सके। इस सिलसिले में कोशिश करें कि अच्छी कंपनी से रजू कर सकें या अच्छी कंपनीज़ की प्रोडक्ट ले सकें ताकि आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकें। अच्छा सामीन, जो अभी फंजीसाइड हम आपको रिकमेंड करने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव है वो आइप्रोवेलिकार और ये प्रोपिनेब के कम्बिनेशन के साथ आती है।
मेलोडिड्यू ये बायर कंपनी की है। अच्छा, इसकी खसूसियत ये है कि ये आप बीमारी के फैलने से पहले, यानी जब आप समझें कि ये कंडीशंस बीमारी के लिए सूटेबल हैं, जैसे मार्च अप्रैल में जिस वक्त टेम्परेचर डाउन होता है, तो इस वक्त आप ये उसको बीमारी फैलने से पहले और बीमारी आने के बाद भी इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी सारी फंजीसाइड्स हम आपको बता रहे हैं, ये वो फंजीसाइड्स हैं जो बीमारी आने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सबसे अच्छी जो है वो आपकी फोसिटाइल एल्यूमिनियम है, जो एलियट के नाम से आती है, बायर कंपनी की। फोसिटाइल एल्यूमिनियम बायर कंपनी की एलियट के नाम के साथ आती है। इसी तरह से मेटल एक्सिल आती है सिंजेंटा की, दो नामों के साथ आती है। एक आती है रिडोमिल गोल्ड के नाम से और एक आती है फोलियो गोल्ड के नाम से। ये भी आपने पोस्ट इमरजेंस, यानी बीमारी आने के बाद जो है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रेडोमिल गोल्ड करें तो ये प्री एमरजेंस भी हो सकती है, यानी बीमारी आने से पहले भी हो सकती है। इसी तरह से सिंजेंटा की ही एक और बहुत अच्छी जो है फंजीसाइड है, रिवस के नाम से आती है, मैंडी प्रोपामिड इसका फार्मूला है। तो सामीन, ये कुछ फार्मूला थे जो कि हमने आपको बताए। अगर आपको इसके अलावा भी किसी कंपनी, अच्छी कंपनियों के जो है वो आपको इन फार्मूला में मिलते हैं, तो आप इनको ज़रूर जो है वो यूज़ करें और हमें अपने ख्यालात या सवालों के बारे में बताते रहें कि आपके माइंड में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दीज, ताकि हम फर्दर भी जो है उनके ऊपर डिफरेंट वीडियोज़ जो है वो बनाते रहें।